हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग सारडिक पढ़ रहे थे और यहां पर आज हम एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। बच्चों, यहां पर हम जब किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होते हैं तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं सारडिक की मदद से, वो यहां पर हमें कंप्लीट करना है। देखिए, एकदम आसान सी बात है। अगर हम किसी त्रिभुज, ये देखो हमारे पास कोई त्रिभुज होता है और इसके शीर्ष के निर्देशांक अगर हमें दिए जाएं, मान लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष ABC हैं और इसके निर्देशांक x1/1 A शीर्ष के निर्देशांक हैं, x2, y2 ये B शीर्ष के निर्देशांक हैं और x3, y3 ये C शीर्ष के अगर निर्देशांक हमें ज्ञात होते हैं, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते। त्रिभुज का क्षेत्रफल पीछे कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है। यदि इसका हम सारडिक रूप बनाना चाहें तो इस प्रकार से देखो, 1/2 और यहां पर आप सारडिक बना दें इस प्रकार से, और ये तीनों शीर्षों को आपको यहां इस प्रकार से लिखना है। देखो, x1, y1 और यहां पर 1 लिखना है, और यहां पर लिख दें x2, y2 यहां पर 1 लिखना है, और यहां x3, y3 और यहां पर 1 लिखना है। ठीक है, तो आपको ये तीनों शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखना है, और यहां पर ये तीसरा जो आपका कॉलम है उस पर 1, 1, 1 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम इसका प्रसारित रूप करेंगे तो बिल्कुल यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम सारडिक विधि से ज्ञात करेंगे तो याद रखना है आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएंगे, तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें प्रसार करना तो आता है। ठीक है बच्चों, एक बात और समझनी है आपको कि अगर दिए गए तीनों बिंदु एक रेखा में हों, देखो ध्यान दें, एक बिंदु कोई A है, ये इसके शीर्षों इसके निर्देशांक हैं x1, y1। एक शीर्ष, एक कोई बिंदु ये B है और इसके शीर्ष हैं, मान लेते हैं x2, y2, और इसी रेखा पर कोई तीसरा बिंदु C है जिसके निर्देशांक x3, y3 हैं, तो निश्चित रूप से इनको मिलाने पर त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये संरेख हैं तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात आपको याद रखना है कि यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 व x3, y3 संरेख हैं, तब आपको याद रखना है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 के बराबर लिखना है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिख दें 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये देखो दिखाई दे रहा है ना, इसको आप ऐसे ही लिख लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1/2। यहां लिख दें x1, y1 1 लिख दें, x2, y2 यहां 1 लिख दें, और x3, y3 यहां भी आपको 1 लिखना है, और बराबर में 0। ठीक है, यदि अगर आपसे ये ऐसा कहा जाए कि सिद्ध करके दिखाओ कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 के बराबर हमारा प्रूफ होता है तो हम लिख सकते हैं कि ये तीनों दिए गए बिंदु संरेख हैं। ठीक है, और ऐसा भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इसमें से कोई एक निर्देशांक का मान आपसे पूछा जा सकता है। जैसा प्रश्न का है हम वैसा करेंगे। मतलब आपको एक शर्त याद रखनी है कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ठीक है, यहां पर इस एक्सरसाइज में एक और आपका एक प्रश्न और अलग प्रकार का हो सकता है कि कोई दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी दिए गए दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा अगर जा रही है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। चलिए यहां पर समझ लेते हैं, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यहां देखो, अगर हम ये मान लेते हैं कि बिंदु आपके पास एक है, बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, और एक दूसरा बिंदु है
एक दूसरा बिंदु कोई बी है जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाए, रेखा का समीकरण। तब हम रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान दें, हम क्या करेंगे कि अगर ये दो बिंदु दिए गए हैं और इस रेखा पर एक तीसरा बिंदु अगर हम मान लेते हैं, माना इस रेखा पर बिंदु कोई मान लेते हैं P और जिसके निर्देशांक मान लें x, y हैं, तब बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, बिंदु B जिसके निर्देशांक हैं x2, y2 व बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x, y संरेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संरेख होंगे, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर हमने एक तीसरा बिंदु x, y माना है। तो ये तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? एक ही रेखा में हो जाएंगे, मतलब संरेख हो जाएंगे। तब आपको अभी हमने बताया कि अगर तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तब आप रेखा का समीकरण देखो ऐसे लिखोगे, रेखा का समीकरण यहां लिख दें, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 और तब रेखा का समीकरण आपका होगा इस प्रकार से। देखो सारलेख बनाएं और यहां लिख दें x/1। पहला बिंदु ये P है जिसके निर्देशांक है x, y, तो यहां लिख दें x, y, 1। दूसरा ये बिंदु लिख दें x1, y1, 1 और तीसरा ये बिंदु लिख दें x2, y2, 1 और बराबर में 0 लिख दें। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। क्योंकि हमने बताया कि ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे और संरेख के लिए हम क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहां पर तो कोई 1/2 होता है, लेकिन 1/2 तो ये शून्य में चला जाएगा ना, तो शून्य बन जाएगा। तो यहां पर इसलिए हमने यहां पर 1/2 नहीं लिखा है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x, y, 1। दूसरी रो पर लिखेंगे x1, y1, 1 और तीसरी रो पर लिखेंगे x2, y2, 1। ठीक है बच्चों, बस इतना तीन प्रकार के केवल प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए जाएंगे। तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। और इसके बाद में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जा सकता है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब तीनों हैं तो एक ही बात, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एक बात बच्चों याद रखना है, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज कैसी राशि है? त्रिभुज आपकी एक कांस्टेंट राशि है। हम कभी भी ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो अगर कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय माइनस का चिन्ह आ जाए, मतलब माइनस में आंसर आए, त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस वाला निशान हम हटा देंगे, मतलब प्लस का ही रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव प्लस में ही वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक बात याद रखनी है कि अगर कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया जाए, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया जाए, तब सारलेख का मान प्लस माइनस में लिखेंगे। जैसे हम ये कहें कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ठीक है, और उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए जाएं। किसी एक शीर्ष का निर्देशांक पूछा जा सकता है या किसी एक अचर राशि का मान पूछा जा सकता है, तब आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको आप प्लस माइनस में लिखेंगे। ठीक है, मतलब सारलेख का मान प्लस माइनस में लिखेंगे। तो चलो अभी जब क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सारी बात एकदम आसान से क्लियर हो जाएगी। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। ठीक है, तो बच्चों ये सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया तो बिल्कुल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एकदम आसान से हल होने वाले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भाई और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज का देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मतलब जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान बात है, देखो ध्यान दें, त्रिभुज के शीर्ष, पहला प्रश्न है ये, त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए, कितने दिए गए हैं? पहला शीर्ष है 1,0 और ये दूसरा शीर्ष 6,0 दिया गया है, तीसरा शीर्ष दिया गया है 4,3। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर
तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमने अभी आपको बताया कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें ज्ञात होते हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सार्डिक से ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम 1/2 लिखते हैं और ये हमारे पास ये देखो सार्डिक में इन बिंदुओं को हमें लिखना होता है। ये बिंदु है x1 by 1, x2 by 2 और इसको हम लिखते हैं x3 by 3। ठीक है, तो यहां पर देखो सूत्र पहले लिख देते हैं। ये होता है x1 by 1 और यहां 1 लिखते हैं। ये होता है x2 by 2, 1 लिखते हैं और तीसरी रो पर x3 by 3 और यहां पर हम 1 लिखते हैं। बस देखो बिल्कुल आसान काम है, 1/2। अब इन तीनों बिंदुओं को यहां पर लिख देते हैं। देखो पहला ये x1 by 1 है, तो यहां पर हमें x1 के यहां पर लिखना है कितना 1, यहां कितना लिखना है 0 और ये आपका 1 तो ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दूसरी रो में देखो ये वाला लिखना है 6 0 1 ज्यों का त्यों और यहां पर ये आपको लिखना है 4 3 1। ठीक, और ये बस इसको हल करने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि इसको हल करें। हल करने का मतलब सीधा सीधा इसका प्रसार कर दें, काम खत्म। मतलब अगर हम r1 के सापेक्ष प्रसार करें, देखो थोड़ा ध्यान दें, r1 के सापेक्ष प्रसार करें तो पहले हम इस अवयव को लिखेंगे और फिर इसके बाद में देखो यहां पर पहला कॉलम और पहले रो को हम यहां से कैंसिल करेंगे। तो ये आपके पास देखो 4 अवयव बचेंगे। इसको इस कार्ड को कैसे हल करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, ऐसे तो करते हैं। तो यहां से देखो 1 का पहले हम गुणा करेंगे 0 में, तो ये तो 0 बन जाएगा, फिर माइनस का निशान लगाएं, 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां क्या करते हैं भैया, माइनस का निशान लगाते हैं और ये तो है 0, तो इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। फिर इसके बाद +1 लिख दें, +1 लिख दें और इसके बाद देखो ये और ये पहली वाली रो तीसरा वाला कॉलम कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये देखो अवयव बचेंगे 6 0 4 3, ये उपसार्डिक बन जाएगा। तो जो इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें, 6 3 18 और -0 का 4 में मल्टीपल 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1/2 और ये तो माइनस का 3 हो गया और यहां पर देखो प्लस का 18 में से 3 घटाओगे 15 बचेगा, 15/2 लिख दें। तो यहां पर हम लिख देते हैं 15/2 लिख सकते हैं या साथ सही 1/2 लिख दें, आगे लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भैया ये तो देखो त्रिभुज के जब तीनों शीर्ष हमें ज्ञात होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, बिल्कुल आसान से। बाय द वे किसी प्रश्न में अगर ये आंसर माइनस में आता तो हम माइनस चिन्ह छोड़ देते। ठीक है, तो इसी टाइप के सारे प्रश्न हैं। देखो यहां पर कुछ प्रश्न आपको भी भैया करना है ना, इसको नोट कर लो। इसमें 3 प्रश्न हैं और इसमें से हमने 1 कर दिया, शेष 2 आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नोट कर लो भैया, इसको रब कर दें। चलो इसको रब कर देते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आ जाओ भाई। 2 जो प्रश्न लिखा है वो आपका है, लिखा हुआ है कि दिखाइए कि बिंदु 1 दिया गया है, A, एक B और एक C, तीनों बिंदु संरेख हैं। बस इतना दिखाना है। हमने आपको बताया कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो निश्चित रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 मिलेगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिलता है तो लिख सकते हैं कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। चलिए, बिंदु ये हमें कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला बिंदु है A, जिसके की निर्देशांक दिए गए हैं A, B + C। दूसरा बिंदु है B, जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं B, C + A। और तीसरा बिंदु है C, जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं C, A + B। इन तीनों बिंदुओं को हमें संरेख सिद्ध करके दिखाना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिलेगा। ठीक है, हम यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 और यहां हम सार्डिक बना दें और सार्डिक में क्या लिखते हैं, देखो पहले x1 by 1 1, x2 by 2 1 और तीसरी रो में x3 by 3 1 लिखते हैं। तो यहां पर देखो ये x1 by 1 मतलब पहला ये बिंदु है A और B + C और यहां पर तो आपको हर एक में B लिखना। इस वाले कॉलम पर 1 1 1 लिखना होता है ना, 1 1, पहले पे 1, दूसरे पे भी 1 और तीसरे में।
और इसके बाद ये देखो कितना है, ये b है, ये c प्लस a है, और यहां पर भी हमें 1 लिखना है। और इसके बाद में ये तीसरा अवयव जो दिया गया है, ये तीसरा आपका जो बिंदु दिया गया है उसके निर्देशांक है c, a प्लस b, और यहां भी आपको 1 लिखना है। बस इसको देखते हैं प्रसार करके, यदि इसकी वैल्यू पूरी 0 आती है तो लिख देंगे कि ये तीनों दिए गए बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/2। अब इसका देखो हम किसी एक के सापेक्ष प्रसार कर दें, सीधा काम हो जाएगा। या देखो हमने बताया कि आपको अगर प्रगुण से इसका हल करना चाहें तो हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दें। अगर हम एक काम कर दें कि ये C1 है और ये C2 है, दोनों को जोड़ के C1 पर लिख दें, एकदम आसान हो जाएगा। देखो C1 पर लिख दें C1 प्लस C2 करके, इस प्रकार। ठीक, तो इसमें इसको जोड़ें तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। b में c प्लस a जोड़ें तो b प्लस c प्लस a हो जाएगा, और यहां c में a प्लस b जोड़ें तो c प्लस a प्लस b हो जाएगा। ये आपको b प्लस c ज्यों का त्यों मिल रहा है, c प्लस a ज्यों का त्यों मिल रहा है, a प्लस b ज्यों का त्यों मिल रहा है, और यहां पर 1 1 1 ज्यों का त्यों लिख दें। ठीक है भाई। इसके बाद देखो a प्लस b प्लस c पूरी C1 से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर हम a प्लस b प्लस c यहां से कॉमन लें, कहां से, C1 से अगर कॉमन लें तो यहां पर 1 1 1 बचेगा। देखो 1 1 1, यहां पर b प्लस c, c प्लस a प्लस b, और यहां पर 1 1 1 आपको यहां मिलेगा। ठीक है भाई, इतना। अब आपको हमने बताया कि अगर कोई 2 कॉलम बराबर हो या कोई 2 रो बराबर होते हैं तो सार्डिक का मान 0 होता है। तो आप देख सकते हो कि C1 और C2 बिल्कुल एकदम बस C1 और C3 के अवयव समान है। इसका मतलब C1 और C3 बराबर बराबर हैं, तो इसका मतलब इस पूरे सार्डिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1/2 a प्लस b प्लस c यहां लिख दें गुणा 0, और 0 का मल्टीपल बराबर 0 होता है। क्यों 0, यहां रीजन भी लिख सकते हो कि C1 और C3 आपस में बराबर बराबर है, इसलिए इस सार्डिक की वैल्यू कितनी है, 0 है, और 0 का पूरे में मल्टीपल 0 हो गया। अब देखो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया 0 सिद्ध कर लिया। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो आपको पता है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। यहां पर चूंकि आपको ऐसे लिखना है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, इतना लिखना है भाई। क्लियर बात। देखो अगर यहां पर हम ऐसा ना करते, ये प्रगुण ना लगाते, हम सीधा सीधा अगर प्रसार करना चाहते तो अभी आंसर 0 ही आता। अगर हम यहां R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष किसी एक के सापेक्ष हम प्रसार कर देते तो भी हमारा आंसर 0 ही आता। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता, 0। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल रहा है तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख। क्लियर भैया। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नोट करो भाई। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहले इसको रब कर देते हैं। इसको पहले रब कर दें और आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक में k का मान बताइए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार दिया गया है ना, और k का मान हमसे पूछा गया है, जहां पर शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए। शीर्ष बिंदु कितने कितने हैं, देखो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, पहला बिंदु दिया गया है k,0, एक दूसरा त्रिभुज का दूसरा शीर्ष है, उसके निर्देशांक हैं 4,0, और एक शीर्ष तीसरा शीर्ष है, उसके निर्देशांक 0,2 दिए गए हैं। और इसमें यहां देखो पहले वाले शीर्ष में जो k बिंदु ये लिखा हुआ है, इसका मान हमें पूछा गया है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तब हमसे k की वैल्यू पूछी गई, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है तो उसके सार्डिक का मान हम प्लस माइनस में लिख लेते हैं। ये हमने बताया था
अभी देखो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 यहां सारणिक बनाते हैं और ये बराबर में 4 हमें दिया गया है तो यहां पर हम 4 लिख लेते हैं। अब 1/2, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ऐसे तो लिखते हैं। तो यहां पर देखो ये x1/1 कितना है k, यहां 0 लिख दें, यहां 1 लिख दें, यहां लिख दें 4 और 0, यहां भी आपको 1 लिखना है और यहां लिख दें 0 2 और यहां भी आपको 1 लिखना होता है। ठीक है, हमने बताया कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो इसकी वैल्यू काय में लिखेंगे, प्लस माइनस में, तो यहां पर हम प्लस माइनस का निशान लगा लें। ठीक, चलिए आगे देखो, ध्यान दें, ये 2 हटाएं यहां से, अगर यहां से 2 हटा दें तो ये भाग वाला इधर पहुंचेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो कितना k 0 1 और ये 4 0 1 और यहां लिख दें 0 2 1 और बराबर में यहां लिख दें प्लस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसका चाहे तो C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष या C3 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो या R1 R2 R3 में से किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखो यहां पर हम ऐसे करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहां से देखो कितना मिलेगा, पहले तो हमें लिखना है कि, ठीक, और फिर इसके बाद देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो यहां 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 0 - 2। इसके बाद दूसरा अभी आप देखो माइनस में ये लिखा जाता है लेकिन है ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा के तीसरा अभी आप लिखेंगे और इसके बाद देखो पहली रो तीसरे कॉलम को काटेंगे तो ये उपसारणिक जो मिलेगा 4 दूनी 8 - 0 हो जाएगा। यहां लिख दें 4 दूनी 8 - 0 और बराबर का निशान लगाओ, प्लस माइनस 8 लिख दो भाई। ठीक है, और आगे देखो इसको यहां से माइनस का 2k और यहां से प्लस 8 और बराबर कितना लिखोगे, प्लस माइनस 8। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2k और बराबर में अगर ये 8 इधर ले जाएंगे, 8 इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 माइनस का 8, ये प्लस का 8 इधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से प्लस चिन्ह लें, तो हमें देखो k की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस में 2k बराबर में अगर प्लस का 8 लें और ये माइनस का 8 है, ये तो 0 हो जाएगा। तो -2 के बराबर 0, इसलिए k बराबर 0। सिंपल सी बात है, देखो k का मान 0 आएगा। ठीक है, और यदि माइनस का चिन्ह लें तो देखो k का मान कितना आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर तो यहां से देखो माइनस का 2k आपका ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगाएं और ये प्लस माइनस में अब की बार हमें माइनस का 8 लेना है, माइनस 8 आपका आगे वाला ज्यों का त्यों है तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब माइनस का 2 के बराबर में माइनस का 16 लिख दें, -2 से भाग करेंगे तो k बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि k के मान हमें 2 प्राप्त होते हैं, एक k बराबर 0 और k बराबर 8। ये हमसे पूछा गया था k का मान बताइए, तो आपके पास ये k की 2 मान प्राप्त होंगे, 0 और 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें ज्ञात हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया गया है और हमें इस k की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाए और यहां पर हम जो प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल उसको हम 4 के बराबर दिया गया है तो 4 के बराबर लिख दें और ये 1/2 यहां से हटाएंगे तो यहां पर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा और फिर इसका हमने प्रसार करके k का मान निकाल दिया। ठीक है, चलो भैया इसको भी नोट कर लो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सड़कों का प्रयोग करके एक बिंदु है 1,2 और दूसरा बिंदु है 3,6, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है। देखो हमने आपको बताया कि अगर 2 बिंदु दिए जाएं, एक बिंदु हमें दिया गया है 1,2 और एक दूसरा बिंदु दिया गया है वो है आपका 3,6 और ये दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया। मान लेते हैं इसका नाम A बिंदु डाल दें, इसको हम B बिंदु डाल दें। इस A और B बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है। देखो हमने आपको बताया था कि अगर 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है तो
इस रेखा पर एक तीसरा बिंदु कोई हम अगर इधर या इधर कहीं P बिंदु मान लें या इधर लिख दें, कोई समस्या नहीं। अगर ये मान लें कि P बिंदु इस रेखा पर है, तब ये तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक संरेख रेखा प्राप्त होगी, मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, अर्थात तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। हम यहां लिख देते हैं, माना बिंदु 1,2 व 3,6 पर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x, y है, तब बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, A जिसके निर्देशांक 1,2 और B जिसके निर्देशांक 3,6 हैं, संरेख होंगे। कैसे हो जाएंगे? संरेख होंगे। ठीक, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही ये तीसरा बिंदु है, तो इसका मतलब तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तब संरेख के लिए हम जानते हैं क्या कि एक मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 संरेख होंगे, अर्थात यहां लिख देते हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2। यहां पर हम सार्डिक लिख दें और बराबर में यहां 0 लिख दें। सार्डिक के अंदर अवयव जो लिखेंगे वो लिखेंगे, देखो x/1 और ये आपका ये है 1, 2, 1 और यहां पर है 3, 6, 1 और बराबर में 0। ठीक है, इसको हल कर लें, यही रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले हम यहां से 2 हटाएं, भाग में है, इधर हम 2 का गुणा कर देंगे, 0 में 2 का गुणा मतलब 0 हो जाएगा। फिर R1 या C1 किसी एक के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें। देखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करें, तो ये पहला अवयव x और इसके बाद देखो ध्यान दें, ये पहला कॉलम और पहला रो कैंसिल करेंगे, तब हमारे पास देखो ये जो बचेगा, ये सार्डिक बचेगा। इसका हल कैसे करेंगे? 2 का 1 में गुणा और फिर -1 का 6 में गुणा। ठीक है भाई, इसके बाद में यहां पर माइनस का निशान लगाएं और दूसरा अवयव y लिख दें। और इसके बाद में देखो ये पहली वाली रो और दूसरा वाला कॉलम काटेंगे, तो हमारे पास ये सार्डिक बनेगा कितना? 1, 1, 3, 1 और यहां से 1 का 1 में मल्टीपल 1 -3 का 1 में 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसके बाद में ये तीसरा अवयव है, इसको प्लस निशान लगा के 1 लिख दें और इस पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ अगर हम कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6, फिर माइनस और 2 का 3 में गुणा, ये भी 6 मिल जाएगा। बराबर में यहां लिख देते हैं 0 × 2। ये 2 यहां से हटाएंगे तो 2 का यहां मल्टीपल होगा, लेकिन हो तो 0 ही जाएगा। ठीक है, यहां से समझते हैं, देखो माइनस का 4 बचेगा और 4 का x में गुणा तो माइनस का 4x, तो यहां लिख देते हैं। यहां से देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2 में माइनस माइनस प्लस का 2y हो जाएगा और यहां पर ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और ये बराबर में भी 0 मिल जाएगा। तो यहां से हमें -4x बराबर में लिख दें -2y, प्लस का 2y इधर जाएगा, माइनस का 2y, तो माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, 2 का भाग दें तो 2x बराबर y हो जाएगा, जो कि ये आपका रेखा का समीकरण है। ठीक है, यही रेखा का समीकरण, यही रेखा का समीकरण है। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां पर भी देखो 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पहला प्रश्न हमने हल कर लिया और इसी के जैसा ही बिल्कुल आपको सेकंड वाला पार्ट करना है। ठीक है, 2 बिंदु वहां भी दिए गए हैं और रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है। ठीक है भैया, इसको नोट कर लो। इसके बाद में फाइनल 5वां प्रश्न देखो क्या कहता है। 5वां प्रश्न एकदम आसान वो भी है, इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया गया है, k का मान बताइए। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप इसको भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 पर आ जाएं, तीसरा प्रश्न भी ऐसा ही था बिल्कुल और ये भी बिल्कुल एकदम वैसा ही है। चलो इसको करके दिखा देते हैं हम। अंतिम प्रश्न है, चलिए 5वां प्रश्न देखो क्या है। ये 5वां नंबर का है, इसमें लिखा हुआ है यदि एक कोई शीर्ष जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2,-6 और एक दूसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक दिए गए हैं 5,4 और ये तीसरा शीर्ष है इसके निर्देशांक हैं k,4। हमसे
यहाँ पर के की वैल्यू पूछी गई है, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें 35 दिया गया है और के का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, आसान प्रश्न है। अभी हमने जैसे कि बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, बस वैसे ही यहां पर भी कर देना है। देखो कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र हम लगाते हैं 1/2, यहां सारणिक बनाते हैं और सारणिक में पहला अवयव ये पहला बिंदु लिखते हैं 2 - 6 और यहां पर 1 लिख देते हैं। ठीक, x1/1 1 और यहां पर x2/2 1, तो x2/2 कितना है, देखो ये है 5, ये है 4 और यहां पर 1 लिख दें। तीसरा आपको यहां लिखना है k और फिर यहां पर 4 और यहां पर भी 1 लिखना है और बराबर में यहां लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 35। हमने आपको बताया कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो इस सारणी का मान हमें प्लस माइनस दोनों में लेना है। ठीक है, तो प्लस माइनस 35 आप यहां लिखोगे। अब चलिए यहां पर 2 यहां से हटा दें तो 2 भाग में है, इधर पहुंचेगा तो 35 में गुणा हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहां पर चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 - 6 यहां 1 5 4 1 और यहां पर के 4 1 और बराबर में निशान लगा के यहां लिख दें प्लस माइनस 70। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, किसी एक के सापेक्ष हम प्रसार कर दें। चलो R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें तो यहां पर देखो ध्यान दें 2 पहले लिख लें और इसके बाद में क्या करेंगे, देखो ध्यान दें पहला कॉलम पहली रो को हम कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 फिर माइनस 4 एकम 4। ठीक, क्लियर। तो फिर इसके बाद यहां क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और दूसरा जब लेंगे माइनस का 6 और इसके बाद ये देखो पहली वाली रो कैंसिल करेंगे, दूसरा वाला कॉलम कैंसिल करेंगे। तो इसके बाद देखो हमारे पास जब पहली रो और दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो अब जो सारणिक मिलेगा वो कितना 5 1 के 1, मतलब 5 एकम 5 और माइनस के का 1 में गुणा के। और इसके बाद में ये तीसरा वाला अब आप प्लस में लेते हैं तो प्लस 1 लिख दें और पहली वाली रो तीसरा वाला कॉलम कैंसिल करेंगे तो जो सारणिक मिलेगा वो हो जाएगा 5 4 के 4, 5 चौको 20 फिर माइनस 4 की और इधर बराबर में प्लस माइनस कितना लिखोगे 70। ठीक है, यहां देखो इसका तो मान 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, 0 में 2 का गुणा 0 हो जाएगा। यहां देखिए माइनस माइनस ये प्लस बन गया, 6 5 30 और ये माइनस का 6 के, इधर देखो प्लस में 20 माइनस 4 के, इधर बराबर का निशान प्लस माइनस 70 लिख दें। इसके बाद देखो यहां पर 50, देखो ध्यान दें 20 और ये 30 और 20 कितना होता है 50, तो यहां लिख देते हैं 50 और ये माइनस का लिख दें 10 के, देखो 6 4 10 माइनस का 10 के और बराबर में इधर प्लस माइनस 70 लिख दें। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है 10 का सब में भाग चला जाए, पूरे समीकरण में 10 का भाग कर दें तो अगर हम यहां 10 का भाग करेंगे यहां 5 मिलेगा, माइनस यहां 10 का भाग करेंगे तो के मिलेगा, बराबर यहां 10 का भाग करेंगे तो प्लस माइनस यहां 7 मिल जाएगा। अब माइनस के बराबर प्लस माइनस 7 और ये 5 अगर इधर ले आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस का 7 लें तो के का मान कितना आएगा, माइनस का 7 लें तो के का मान कितना आएगा। तो यहां से देखो हम लिख देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर। अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो यहां पर देखो माइनस में के बराबर में प्लस का लिख दें 7 और माइनस का लिख दें 5। ठीक है, तो माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 2, अर्थात के की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी। तो अगर हम माइनस चिन्ह लें तो देखो माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, लेने पर माइनस चिन्ह लें तो हमें देखो इतना मिलेगा, कितना देखो माइनस के बराबर माइनस का 7 लिखें माइनस का 5 लिखें तो माइनस के बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल करेंगे, के बराबर 12। तो हमें यहां पर के की 2 वैल्यू मिलेगी, के बराबर -2 भी हो सकता है, के बराबर 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये देखो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें विकल्प भी है, तो देखो पहचानो भैया कौन विकल्प सही है। यहां से ये विकल्प है आपका डी वाला सही है ना, डी विकल्प सही है। इसमें 12-2 लिखा है, के बराबर 12 के बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 4.3 खत्म हो रही है ना, कंप्लीट एकदम बढ़िया से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उप सारणिक
और सेकंड, मतलब इससे आगे जो आपकी 4.4 एक्सरसाइज है उसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज, ये बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है और उसको भी हम यहां पर समाप्त करेंगे बिल्कुल। चलो इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। आपको आगे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें केवल दो टॉपिक हमें यहां पर कवर करने हैं। सबसे पहले उपसार्डिक और सहखंड समझना है। उपसार्डिक क्या है, सहखंड क्या है। देखो ध्यान दें, अगर हम ये माने कि कोई आपके पास ये कोई आपका सार्डिक है जिसके अवयव यहां लिख देते हैं A11, A12, A13। देखो ध्यान दें, दूसरी वाली पंक्ति में A21, A22, A23 और तीसरी पंक्ति के अवयव लिख दें A31, A32, A33। इस प्रकार से देखो आपका ये कोई सार्डिक है, ठीक है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप उपसार्डिक बताइए, तो अगर A11 का हमें उपसार्डिक ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, A11 का उपसार्डिक अगर हमें A11 जो पहला अवयव है उसका उपसार्डिक ज्ञात करना है तो उपसार्डिक को M11 इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो उपसार्डिक बराबर होता कितना है, कैसे लिखा जाता है। देखो ध्यान दें, अगर हम A11 का उपसार्डिक निकालना चाह रहे हैं तो पहली वाली कॉलम को, पहले वाले रो को कैंसिल करेंगे, शेष जो ये अवयव बचेंगे उसको हम इस सार्डिक में लिखेंगे। देखो कितना हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। इस प्रकार से देखो हमें ये A11 का उपसार्डिक मिल जाएगा। और इसका प्रसार करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल, ठीक है। इस प्रकार से हम उपसार्डिक, किसी भी अवयव का उपसार्डिक हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर 1, 2, 9 अवयव है ना, तो 9 इसके उपसार्डिक प्राप्त हो सकते हैं। देखो ध्यान दें, एक हम और कुछ बताते हैं। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि A22 का उपसार्डिक बताइए, तो आप यहां A22 का उपसार्डिक भी ज्ञात कर सकते हैं। उपसार्डिक, ठीक है। A22 का उपसार्डिक कैसे लिखेंगे, M22 से लिखेंगे। और ये बराबर देखो कैसे लिखोगे, ध्यान दें, A22 मतलब ये 22 कहां पे आ रहा है, दूसरी पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को कैंसिल करेंगे और फिर इसके बाद जो अवयव बचेंगे उसको इस सार्डिक में लिखेंगे A11, A13 और यहां पर A31 और A33 यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है। और इसका प्रसार को हम जानते ही हैं, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। तो इस प्रकार से किसी भी अवयव का हम उपसार्डिक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ एक और बात समझ लेते हैं कि सहखंड क्या है। सहखंड, ये तो उपसार्डिक हो गया। इसके बाद यहां देखो सहखंड की बात करें, सहखंड कहें या सहगुणनखंड भी कह सकते हैं। अगर सहखंड डिनोट करना चाहें तो आप A11 से कह सकते हो, मतलब A11 का उपसार्डिक ये है और A11 का अगर हमें सहखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें क्या करना है, -1 की पावर 1 + 1 ऐसे लिखना है, 1 + 1 और फिर इसके बाद में M11 लिखना है, ठीक है। बस सहखंड आपका ज्ञात हो जाएगा। बराबर का निशान लगाओ, -1 की पावर 2 मतलब +1 और यहां पर M11 की वैल्यू ये लिखी हुई है, बस इसको यहां लिख देते हैं A22, A23, A32 और A33 यहां लिख देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से A11 का जो उपसार्डिक है वो ये है और इसका सहखंड है जो, या सहगुणनखंड कह सकते हैं, वो आपका इतना है, ठीक। अब आप ये कहोगे ये तो बिल्कुल सेम है, तो कोई बात नहीं, सेम है निकलेगा, केवल उसकी साइन कहीं कहीं बदलेगा। देखो कहां साइन बदलेगा, साइन बदलने का मतलब यहां से समझ सकते हो, यहां से इसकी पोजीशन तो यही बता रहा है ना, -1 की पावर ऐसे लगाओगे जैसे हम यहां पर आ जाए। चलो एक दूसरा कोई अवयव ले लेते हैं, A23 का उपसार्डिक आप बताओ, उपसार्डिक बताओ। पहले हम उपसार्डिक बताएंगे और इसको कैसे लिखते हैं हम, M से लिखते हैं ना, M23 यहां लिख देते हैं। बताओ भाई, ये देखो दूसरा पंक्ति,
तीसरा स्तंभ मतलब इसका हमें बताना है, A23 का उपसार्डिक बताना है, इसका उपसार्डिक बताना है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो अवयव हैं वो कौन कौन से रहेंगे, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो A11, A12 और यहां पर A31 और यहां पर A32 रहेगा इस प्रकार। ठीक है, तो बस इसका हल तो हम जानते हैं, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर A23 का उपसार्डिक ये मिल गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसी का हमें सहखंड बताओ, सहखंड बताओ, तो सहखंड को हम A23 से लिखेंगे, है ना, 23। तो A23 बराबर हमसे पूछा जाए तो कैसे लिखोगे, बस बात वही है, -1 की पावर 2 + 3 यहां लिखें और इसके बाद में M23 यहां लिख दें। बस देखो -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मतलब माइनस होता है, तो आपको यहां -1 लिखना है और बस इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है। M23 कितना है, देखो ध्यान दें, A11, A12, A31 और यहां पर A32 लिख दें। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल, बस केवल माइनस में आ जाएगा, है ना, ये पूरी वैल्यू काय में आ जाएगी, माइनस में। तो सहखंड आपका ये मिला। तो बस इसी प्रकार से सारे प्रश्नों में यहां पर हमें उपसार्डिक और सहखंड ज्ञात करना है। एक्सरसाइज है आपकी 4.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। चलिए इसको नोट कर लो भैया इतना, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 पर हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलो इसको रब कर दें। एक्सरसाइज 4.4 में देखो ध्यान दें, एक्सरसाइज है 4.4। चलो भाई, पहला प्रश्न आपसे कहता है यहां पर निम्नलिखित सार्डिकों के अवयवों के उपसार्डिक तथा सहखंड बताने। वही बात है ना, उपसार्डिक और सहखंड हमें बताने। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान दें, पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसका पहला खंड आपका ये है, सार्डिक है 2 - 4 और दूसरा आपका रो है वो है 0 3। ये आपका कोई सार्डिक दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इनके सभी अवयवों के उपसार्डिक और सहखंड बताइए। सभी अवयवों के उपसार्डिक और सहखंड बताने। आप देखो ध्यान दें, ये पहला अवयव है, इसको हम क्या कहते हैं, A11, है ना, A11। तो इसका हमें A11 का मतलब लिखें, या हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 का उपसार्डिक। उपसार्डिक क्या करना है, अवयव जो 2 है और ये 2 अवयव, इसको क्या लिखेंगे, A11, मतलब A11 का उपसार्डिक है ये। तो A11 का उपसार्डिक बराबर, देखो ध्यान दें, इसको यहां पर पहले वाले स्तंभ और पहली वाली पंक्ति को कैंसिल करेंगे तो केवल और केवल यहां पर 3 मिलेगा। केवल कितना मिलेगा, 3। तो पहली कोट का आपका ये सार्डिक है, इसकी वैल्यू सीधी 3 ही आपको लिखनी होती है। ठीक है, और यदि इसका हम 3 का उपसार्डिक तो ये है, चलो यहां पर हम सभी अवयवों के पहले उपसार्डिक लिख देते हैं। -4 का उपसार्डिक, -4 का उपसार्डिक बराबर क्या लिखोगे भैया, देखो ध्यान दें, ये कैंसिल, केवल आपका क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा और 0 का मान 0 लिख लें। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ यहां पर देखो 0 का उपसार्डिक, 0 का उपसार्डिक, 0 का मतलब समझ रहे हो ये क्या है, ए दूसरी वाली पंक्ति और पहला वाला स्तंभ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 21, A21 है ये अवयव, 0 जो अवयव है वो क्या है, A21 का उपसार्डिक। ये -4 क्या है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो यहां पर A12 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और यहां पर 2 क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 है, A11 ये है ना। तो यहां पर 0 का उपसार्डिक अर्थात A21 का उपसार्डिक, A21 का उपसार्डिक कितना होगा, देखो इसको कैंसिल करोगे तो -4 मिलेगा। तो यहां पर हमें -4 लिखना है। ठीक है, देखो यहां
कभी भी भ्रम आपको नहीं करना है। ये चूंकि सार्डिक है, ये आपका मॉड नहीं है। मॉड फलन भी इसी प्रकार होता है। अगर हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, अगर ये मॉड होता तो इसकी वैल्यू फिर हम 4 लिखते, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू आपको 4 नहीं लिखनी है क्योंकि ये मॉड नहीं है, ये क्या है, सार्डिक है। तो सार्डिक में आपको ये माइनस में ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद ये अवयव है आपके पास, इसको क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसको हम कहते हैं A22। और ये है कितना, 3। इसका उपसार्डिक बताएं, उपसार्डिक। उपसार्डिक कितना हो जाएगा इसका उपसार्डिक, तो यहां पर देखो ये और ये कैंसिल करोगे 2, तो यहां पर 2 लिख दें और 2 का मान 2 मिला, ठीक। अब अगर उपसार्डिक के बाद हम बात करें आपसे सहखंड की, यहां लिख दें सहखंड। और सहखंड को हम कैसे लिखेंगे, A11 से लिखेंगे, हमने बताया था, है ना। तो सहखंड बराबर क्या लिखोगे, -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में ये, इनटू में क्या लिखोगे, M11। ये क्या है, M11 है। इसको क्या कहते हैं, M11 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, M12 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, M21, M21 कहेंगे। और M22 इसको कहेंगे, है ना। तो बराबर यहां बताओ कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 मतलब प्लस, और M11 का मान कितना है, 3 है, तो इसकी वैल्यू देखो 3 आ गई। इसका सहखंड बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहां पर आ जाओ, इसका सहखंड हमें ज्ञात करना है। देखो इसका सहखंड, तो इसका सहखंड A12 बराबर कैसे लिखोगे, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 और यहां लिखेंगे M12 बराबर में ये हो जाएगा -1 की पावर 3, अर्थात ये -1 हो जाएगा। और यहां पर इसकी वैल्यू 0 है। देखो कितनी वैल्यू है, 0, तो 0 का मल्टीपल बराबर 0। यहां देखो इसका सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सहखंड इसको लिखेंगे A21, तो यहां लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 और M21 बराबर में -1 की पावर 3, अर्थात माइनस में हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और M21 इसकी वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -4 में -1 का गुणा करोगे प्लस का 4 है, ठीक है। और इसके बाद में इसका सहखंड कितना मिलेगा, सहखंड, तो यहां पर सहखंड A22 यहां पर लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 2 यहां लिखेंगे और M22 यहां लिखेंगे, -1 की पावर 4 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 लिख दें। और M22 का मान आपका ये 2 है, तो 2 का 1 में मल्टीपल 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से देखो ये हमें सहखंड प्राप्त हो रहे, ठीक है, सह उपसार्डिक और सहखंड, ठीक है। यहां पर यही पूछा गया था, यही ऐसे कह सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइज में यही है, कुछ नया नहीं है। पूरी एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज जो है पूरे में उपसार्डिक और सहखंड ही पूछे गए हैं। चलिए आगे देखो, इसको भैया नोट कर लो आराम से। और हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। देखो दूसरे में ये आपका हमने बताया जैसा इसमें करना है वैसे ही दूसरे में करना है। वहां पर केवल 3 कोट का आपका ये सार्डिक दिया गया, 3 कोट का। तो हम चलो एक प्रश्न यहां भी कर देते हैं, 3 कोट के सार्डिक को भी हल करके दिखा देते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। सार्डिक है आपके पास 1 0 0, ये आपके पास है 0 1 0 और ये आपका 0 0 1 लिखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, उपसार्डिक और सहखंड, सभी अवयवों के उपसार्डिक और सहखंड हमें ज्ञात करना। देखिए समझिए बहुत ध्यान से, इधर आ जाओ भाई। इस अवयव, ये अवयव कौन सा है, A11 है, और A11 अवयव है कौन सा, 1। इसका मान कितना है, A11 का मान कितना है, 1। इसका पहले हमें सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सह, पहले हमें उपसार्डिक निकालना है, उपसार्डिक निकालना है, उपसार्डिक निकालना है, ठीक है। चलो थोड़ी सी इसमें स्याही कम है भैया, थोड़ी स्याही डाल लें।
चलिए देखते हैं A11 जो कि 1 है, A11 कितना है 1 है, इसका उपसार्डिक बराबर कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। इसका उपसार्डिक बराबर, तो देखो ध्यान दें, हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ को और पहली पंक्ति को काट देंगे और फिर इसके बाद जो बचेगा, जितने अवयव बचेंगे उनको हम एक सार्डिक में लिख देंगे। वो अवयव कौन कौन से बच रहे हैं, देखो 1 0 0 1, 1 0 और 0 1, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसको आप जानते भी हो, इसको हल कैसे करते हैं, 1 -0 मतलब 1। तो ये देखो A11 का मतलब पहले वाले अवयव का उपसार्डिक हमें 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान दें, अगर हम ये कहें कि ये A12 कितना है 0, इसका उपसार्डिक बताओ, उपसार्डिक बताओ। तो इसका उपसार्डिक बराबर कैसे बताओगे, इसका उपसार्डिक बराबर देखो हमने बताया आपको क्या करना है, इसमें हम पहली वाली पंक्ति और दूसरे वाले स्तंभ को काटेंगे, क्योंकि ये अवयव कहां पे आ रहा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो इसको आप कैंसिल करने के बाद देखो क्या क्या बचेगा, उसको लिख देते हैं 0 0 0 1, 0 0 0 1 बचेगा। और इसकी वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखो 0 -0 0 -0 बराबर 0, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 0। चलो इसको यहां, ठीक है। इसके बाद में बताओ इस वाले अवयव को, देखो इस वाले को, इस अवयव को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1 3, A13। और A13 है कितना 0 का उपसार्डिक बताओ, उपसार्डिक बताओ। इसका उपसार्डिक बराबर कैसे बताओगे, बस वही काम करना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ काटना है। तो आपको 0 1 0 0 यहां क्या लिख दें 0 1 0 0 इस प्रकार, ठीक है। और इसका हल तो आपको पता ही हो गया 0 है ना, 0 -0 बराबर 0। इसके बाद में इसी प्रकार बिल्कुल हम दूसरी वाली पंक्ति और इसी प्रकार बिल्कुल तीसरी वाली पंक्ति के उपसार्डिक ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हो ना। अब हम नहीं करेंगे, अब आपको करना है ना। इसके बाद हम उपसार्डिक के बाद यहां पर इनके हम अब इनके हम सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखो सहखंड कैसे लिखते हैं, सहखंड A11 ऐसे लिखेंगे, A11, ठीक। हम यहां पर लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11, ठीक। ये आपका क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं M11 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं M12 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं M13 लिखते हैं, है ना। तो सहखंड A11 बराबर कितना होगा, -1 की पावर 1 + 1 पावर में, है ना। और M11 बराबर में -1 की पावर यहां पर 2 और 2 की वैल्यू -1 की पावर 2 बराबर कितना 1 हो जाएगा। चलो यहां पर हम 1 लिख लेते हैं, यहां 1 लिख लेते हैं। और यहां पर M11 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बस इसकी वैल्यू हमें 1 × 1 मतलब 1, इसका हमें सहखंड ये मिल रहा है। चलो इसका सहखंड बताओ भैया, सहखंड इसका बताओ। इसका सहखंड हम क्या लिखेंगे A12, ठीक। और ये बराबर हमें लिखना है -1 की पावर 1 + 2 और यहां लिख दें M12 बराबर में -1 की पावर 3 अर्थात -1 हो जाएगा। और 1 2 M12 बराबर कितना है 0 है, और बस 0 का यहां गुणा बराबर 0 लिख दें। और इसी प्रकार इसका सहखंड निकालें, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं A13 और A13 बराबर यहां लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M13 बराबर -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 बराबर 1 होता है। और M13 बराबर कितना है 0 है, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 आ। तो यहां पर हमने पहली वाली पंक्ति को केवल हल किया है, पहली वाली पंक्ति के उपसार्डिक निकाले हैं, पहली वाली पंक्ति के सहखंड निकाले हैं। इसी प्रकार दूसरी वाली पंक्ति के उपसार्डिक और उसके सहखंड, इसी प्रकार तीसरी वाली पंक्ति के उपसार्डिक और उसके उपखंड भी आपको ज्ञात करना, ठीक है, कंप्लीट। चलो इसको नोट कर लो भैया। तो यहां पर हमने बताया कि सभी प्रश्नों में सहखंड और उपसार्डिक ही ज्ञात करने हैं, सारे प्रश्नों में ऐसा ही करना है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। इसका एक और दूसरा भाग है, उसको भी साथ साथ में करना है आपको। अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो,
क्वेश्चन नंबर है 3। लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये सारणी का निशान है और इसमें अवयव जो लिखे हुए हैं वो आपके कितने 5 3 8 पहली रो में है। दूसरी रो में है आपके पास 2 0 1 2 0 1। तीसरी रो में है 1 2 3। और हमें क्या करना है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका हमें मान ज्ञात करना है। मतलब ऐसा कहा गया है कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष क्या कहा गया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना। मतलब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष सीधा प्रसार कर दो बस काम हो जाएगा। समझो ऐसे समझो। देखो ये दूसरी पंक्ति है ना ये दूसरी इसके सापेक्ष देखो ध्यान दें यहां पर हम कह सकते हैं कि इसको क्या कहोगे भैया दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है इसलिए A21 कहोगे। A21 और A21 है कितना 2 है। इसका उपसारणिक पहले बताओ का उपसारणिक बताओ इसका उपसारणिक कितना होगा। इसका जो उपसारणिक होगा वो देखो इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास यहां पर बचेगा कितना 3 8 और यहां पर बचेगा 2 और ये आपका 3। ठीक तो इसको हल कर दो भैया कितना हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 8 दूनी 16। तो यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस का 7। ठीक है माइनस का 7। ठीक है और इसका बताओ इसका अगर हम सहखंड निकालें भैया सहखंड निकालें तो कितना होगा। सहखंड को कैसे लिखेंगे A11 है ना सॉरी A21 दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो A21 बराबर कैसे लिखोगे क्या लिखते हैं -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 का मान ये है ना M21 का मान है ये। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं -1 की पावर 3 मतलब -1 हो जाएगा और यहां पर -7 ये निकाला है हमने और माइनस का प्लस मतलब प्लस का 7। ठीक चलिए इसके बाद ये दूसरा अवयव कितना है A22 कितना है A2 है A22 0 है। इसका उपसारणिक बताओ इसका उपसारणिक बराबर कितना हो जाएगा। इसका उपसारणिक बराबर देखो ध्यान दें इसको ऐसे लिख दें और दूसरी वाली पंक्ति दूसरे वाले स्तंभ को काट दें तो 5 8 1 3 कितना लिखोगे 5 8 और 1 3 ऐसे लिखोगे है ना। ये और ये काटोगे 8 3 ठीक है कोई समस्या। और यहां पर हमने एक बार चेक कर लेते हैं 2 अवयव को जब कैंसिल किया था तो ये आपका 3 ये और बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 3 5 6 15 और -8 एकम 8 मतलब 7 आ गया। ठीक है और इसका अगर सहखंड निकालें तो इसको क्या लिखेंगे M22 लिखेंगे है ना। इसका सहखंड बराबर क्या लिखोगे A22 लिखोगे -1 की पावर 2 + 2 लिखोगे और M22 यहां लिख दें बराबर -1 की पावर 4 मतलब प्लस का 1 M22 और M22 बराबर हमारे पास ये 7 है तो आपको यहां पर 7 लिखना है। ठीक है और तीसरा अवयव ये आपका जो 1 है उसको हम लिखेंगे दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का ये अवयव है इसलिए A23 यहां पर लिखेंगे और ये अवयव है कौन सा 1। इसका आपको उपसारणिक पहले निकालना है उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक बराबर कैसे निकालोगे देखो इसके उपसारणिक को हम लोग इस प्रकार से देखो है ना ये पहला ये दूसरी वाली रो और तीसरे वाले कॉलम को कैंसिल करेंगे तो अवयव होंगे 5 3 1 2। ठीक इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 में से 3 घटाओ 7 बचेगा। ठीक और यहां पर इसको हम लिख देते हैं M23। ठीक है इसका सहखंड बताओ सहखंड कितना होगा। इसका सहखंड A23 यहां लिख दें यहां लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3 और यहां पर M23 लिख दें -1 की पावर 5 मतलब प्लस का माइनस का 1 यहां पर मिलेगा और 23 M23 की वैल्यू यहां 7 है तो यहां पर आपको -7 लिखना है। ठीक अब देखिए यहां पर हम क्या कर दें आपसे कहा गया है कि दूसरे पंक्ति देखो यहां पर समझो डेल्टा बराबर इस वाली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखना है आपको। तो क्या करेंगे देखो ध्यान दें
ये आपको लिखना है A21 इंटू A21 प्लस, मेरी बात समझो, ये वाला अभी अब कौन सा है, इसको लिख दें, इसको लिख दें, क्या लिख दें, M21 इंटू A21 और फिर प्लस का निशान लगाएं और इसके बाद में, सॉरी ये गलती हो गई, यहां पर ये लिखना है A21 इंटू A21 प्लस और इसके बाद में ये A22 इंटू में A22 प्लस A23 इंटू में A23, बस समझो आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला पहला अवयव कितना है 5, ये अवयव कितना है, ये अवयव 2, कितना अवयव है A21 कितना है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो सेकंड की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 22, यहां पर देखिए A22 अवयव कितना है 0, तो यहां लिख दें 0 और यहां पर देखिए इसमें A22 ये कितना है 7, यहां 7 लिख दें प्लस A23 यहां पर देख सकते हो इसकी वैल्यू है 1, यहां 1 लिख दें और A23 की वैल्यू कितनी है -7 है, यहां -7 लिख दें। तो बस इस प्रकार से देखो 7 दूनी 14, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 7, तो 14 में से 7 घटाओगे 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमें वैल्यू जो है इसकी पूछी गई थी, इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना है भैया 7। ठीक है, नोट कर लो भैया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब कहा गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये पंक्ति के दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया गया था, इसमें तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए भैया इसको भी कर लें आप बिल्कुल एकदम आसान से। और इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा हुआ है वो तो आपका बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। लिखा हुआ है इस सारणी का मान हमें किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि ये लिखा हुआ है कि AIJ का सहखंड AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में से किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अगर हम ये आपका ABCD 4 विकल्प है, इसमें से देखो D वाला विकल्प देख सकते हो। देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर, चलो इसको हम रब करके पूरा आपको समझा देते हैं। पहले इसको रब कर दें और इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर ये 5वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है डेल्टा बराबर, मतलब ये सारणी का मान दिया गया है। इसमें पहला अवयव A11 और ये A12 A13 और यहाँ लिख दें A21 A22 A23 और यहाँ पर है A31 A32 A33। ठीक है, यहाँ देखो एक काम करते हैं, इसका प्रसार अगर हम C1 के सापेक्ष प्रसार करें, देखो ध्यान दें, अगर C1 के सापेक्ष प्रसार करें तो A11 यहाँ लिख लें और A11 के बाद में इसको देखो जब कैंसिल करेंगे तो उपसारणी ये मिलेगा और उसका सहखंड निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे A11। इसके बाद दूसरा अवयव यहां पर लिख दें A21 और इसका जो उपसारणी और उसका सहखंड निकलेगा तो वो हो जाएगा A21 और प्लस इसी प्रकार तीसरा अवयव है A31 और इसका जो उपसारणी बनेगा उसका सहखंड निकालेंगे तो उसको लिखेंगे A31। इस प्रकार से देखो इसका आंसर मिलेगा। ये है आपका विकल्प नंबर डी सही है ना, ये डी विकल्प इसका सही है। चलो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी देखो एकदम खत्म हो रही है। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज आपको पढ़नी है आव्यूह के सहखंडज और उसका व्युत्क्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आगे आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने इस वीडियो में 2 एक्सरसाइज कवर करी है आज। ठीक है, और मेरी उम्मीद है मुझे कि आपने अच्छे से समझ ली होंगी, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर बाय द वे किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि आपकी समस्या का हम निदान अगले वाली वीडियो में कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।